ऑफ कॉलेजेस में, साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में सभी का वेलकम। अभी तक मैंने आपको भारत का भूगोल पढ़ाया। भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय, भारत की स्थिति क्या है, ग्लोबल पोजीशन, और टोटल भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इसकी संरचना कैसे हुई है, ये मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया। आज अपनी क्लास में मैं आपको जो है मानसून पढ़ाऊंगी, भारत का मानसून, भारत की जलवायु, मानसून। लेकिन उसके पहले अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारी जो भी लेक्चर्स हों उसके नोटिफिकेशंस, जो भी नोटिफिकेशंस नए नए हों वो आप तक पहुंच सके। और जिसका भी आप यूज़ कर रहे हों, चाहे व्हाट्सएप का, चाहे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें और लाइक भी करें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, मानसून, भारत की मानसून। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये कैसे, किन हवाओं के द्वारा ये वर्षा होती है भारत में, और मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको मानसून के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मानसून क्या है। मानसून मौसम शब्द से, अरबी भाषा के मौसम शब्द से जिसकी उत्पत्ति हुई है, और मानसून पवनों, ऋतुओं के हिसाब से बदलते हुए पवनों की दिशा को ही मानसून कहते हैं। मौसम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, ऋतुओं के अकॉर्डिंग जब पवनें अपनी दिशा बदलती हैं तो उसे ही मानसून कहा जाता है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन, ऋतुवत माने वही जैसे कह सकते हैं मौसम, जो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब ऋतु हैं, शरद ऋतु, इनके अकॉर्डिंग जब पवनें अपनी दिशा बदलती हैं तो उसे ही मानसून कहते हैं, उसे ही मानसूनों का आगमन कहते हैं। लेकिन मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम मानसून शब्द का जो है प्रयोग हिप्पलस महोदय ने किया था। हिप्पलस महोदय ने मानसून शब्द की खोज की थी। लेकिन भारत की मानसून की खोज सर्वप्रथम अल-मसूदी ने किया था। अल-मसूदी ने भारत की मानसून पे वर्क किया था और उन्होंने भारतीय मानसून शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले हमें मानसून के बारे में या जलवायु के बारे में कैसे पता चलता है? जो वेधशालाएँ खुली रहती हैं, मौसम विभाग जिसको कहते हैं, वेधशालाएँ, जैसे भारतीय वेधशाला है जो कि 1875 में सबसे पहले शिमला में खोला गया था, भारतीय वेधशाला, जहाँ से हमें मौसम संबंधी जानकारियाँ मिलती हैं, जलवायु संबंधी जानकारियाँ मिलती हैं। अब लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये स्थान परिवर्तित करके पुणे में खोल दिया गया, और अब ये वर्तमान में ये वेधशाला पूना में है। अब हम बात करेंगे जलवायु की। मैंने आपको बताया अरबी भाषा के मौसम से मौसम शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब इसमें दो सिद्धांत काम करते हैं। पहला चिरसम्मतकालीन सिद्धांत और दूसरा आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत और चिरसम्मतकालीन सिद्धांत के आधुनिक और तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है हेली महोदय ने इसका वर्णन किया था, तापीय सिद्धांत का वर्णन हेली महोदय ने किया था। और यहाँ पे तापीय सिद्धांत में हेली महोदय का जो है नियम लागू होता है। सबसे पहले इसमें जो है ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे ब्रेकर एवं स्टैम्प, इन्होंने अपना जो है योगदान दिया था। लेकिन यह सिद्धांत जो है मान्यता पर आधारित था कि सबसे पहले फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि जो मानसून के संबंध में, भारतीय मानसून के संबंध में जो तापीय सिद्धांत था उसमें ताप के अकॉर्डिंग जलवायु को बांटा गया था, मानसून को दिखाया गया था कि ताप के आधार पे कैसे मानसून का आगमन होता है। जिसके मैंने आपको बताया कि जिसके सबसे पहले जिसका वो किया था, तापीय सिद्धांत का वर्णन किया था हेली महोदय ने। जो ताप क्या है, ताप के आधार पे कैसे है
कि दो स्थिति होती है। सूर्य जब पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये जो है सूर्य क्या होता है, दो स्थिति आता है। एक बार विषुवत रेखा के उत्तरायण होता है और एक बार विषुवत रेखा के दक्षिणायन होता है। 6 महीना विषुवत रेखा के सूर्य की स्थिति 6 महीना उत्तरायण होती है और 6 महीना दक्षिणायन होती है। और बीच में मध्य में वो 3 महीने, हर 3 महीने में कहाँ आता है, यहाँ आता है 21 विषुवत रेखा पे। ये 0 डिग्री पे होती है। उसके बाद ये जाता है 21, फिर यहाँ से ये 21 मार्च को यहाँ आता है, यहाँ से 21 मार्च से शुरू होता है 21 जून तक। 21 जून तक ये यहाँ पहुँचता है कर्क रेखा पे। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो उस विषुवत रेखा के उत्तर में जब, चूँकि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, तो जब ये 21 जून को यहाँ पहुँचता है, कर्क रेखा पे पहुँचता है, फिर ये कर्क रेखा से रिटर्न होता है 21 जून के बाद और यहाँ फिर आता है ये 23 सितंबर तक। तो विषुवत रेखा पे सूर्य की स्थिति 2 बार होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। फिर उसके बाद 23 सितंबर से इधर इसकी स्थिति दक्षिणायन होने लगती है और 22 दिसंबर को ये चला जाता है जो है उस मकर रेखा पर, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। कर्क रेखा पे जब सूर्य होता है, जब यहाँ विषुवत रेखा पे ये होता है, यहाँ जब यहाँ होता है तो हमारे यहाँ गर्मी रहती है। जब 21 जून को यहाँ जाता है ये मकर रेखा पे तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ती रहती है और 22 दिसंबर को हमारे यहाँ ठंडी पड़ती रहती है। अब ये विषुवत रेखा से क्या होगा, यहाँ पे जब ये 21 जून को पड़ता है तो ये क्या होगा, इसके आसपास जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पे होगी तो जाहिर सी बात है कि कर्क रेखा पे तापमान अधिक होगा, ताप अधिक पड़ेगा और जब अधिक ताप होगा तो वहाँ पे न्यून वायुदाब बनेगा, लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाई, क्योंकि ये 21 मार्च के बाद उत्तरायण होने लगता है सूर्य। उत्तरायण होते होते 21 जून को ये स्थिति हो जाती है। 21 जून को ये स्थिति होती है, जब यहाँ आता है तो वायुदाब और तापमान में एक उल्टा अंतर होता है। मैंने आपको बताया है कि वायुदाब बैरोमीटर और थर्मामीटर दोनों पैमाने क्या होते हैं, जब थर्मामीटर ऊपर होता है बैरोमीटर नीचे होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा तापमान होगा वहाँ पे निम्न वायुदाब बनेगा। क्यों? क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं तो वहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। और हवाओं का स्वभाव होता है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अत्यधिक, यहाँ पे 21 जून को क्या हुआ, यहाँ अधिक ताप है तो यहाँ पे क्या बनेगा, न्यून वायुदाब बनेगा, माने लो प्रेशर बनेगा। और यहाँ पे क्या है, विषुवत रेखा के दक्षिणायन में क्या है, सूर्य उत्तरायण की स्थिति में है। तो अब ये क्या होगा, ये जब जैसे जैसे सूर्य विषुवत रेखा से उत्तरायण होगा, विषुवती ताप रेखा की स्थिति उत्तरायण होती जाती है। विषुवती ताप रेखा की स्थिति उत्तरायण हो जाती है। ये सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं। विषुवत रेखा भी काल्पनिक रेखा है और कर्क रेखा, मकर रेखा, सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। और ये विषुवती ताप रेखा जो होगी वो धीरे धीरे उत्तरायण की उसकी स्थिति होती जाती है और इसी को कहते हैं अंतरा उष्ण कटिबंधीय पेटी। अंतरा उष्ण कटिबंधीय पेटी, ITCZ जिसको हम कहते हैं। ITCZ धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकने लगता है। अब यहाँ पे लो प्रेशर, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हिंद महासागर में क्या हो रहा है, यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्थल, ये राजस्थान में लो प्रेशर बन रहा है अगर, तो यहाँ हाई प्रेशर क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये गर्म है ये स्थान। और यहाँ पे क्या हो रहा है, चूँकि यहाँ से क्या हो रही है, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, जब उत्तर की तरफ पेटी खिसक रही है तापी विषुवत रेखी पेटी, तो ये हवाएं क्या हो रही हैं, यहाँ से आने के बाद मुड़ जा रही हैं। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं इधर जाके मुड़ गई और ये हिंद महासागर से में हाई प्रेशर बना रही हैं। क्यों? क्योंकि स्थल का स्वभाव होता है कि देर से गर्म होना और देर से ठंडा होना।
तो यहाँ इसकी अपेक्षा यहाँ पे ठंडा रहेगा, क्योंकि स्थल की अपेक्षा राजस्थान और हिंद महासागर दोनों में डिफरेंट क्या है, ये इसकी अपेक्षा गर्म है और ये जल का स्वभाव है कि देर से गर्म होना, देर से ठंडा होना, और इसकी अपेक्षा ये ठंडा है। तो यहाँ बन गया हाई प्रेशर और यहाँ बन गया लो प्रेशर। अब हवाएं, जब ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं इसको पार करेंगी तो ये यहाँ पे जो है कार्य करने लगेगा। यहाँ पे कौन सी, किसका नियम कार्य करेगा, यहाँ पे फ्लोन का नियम काम करेगा, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन गति, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण यहाँ पे कोरियालिस बल कार्य कर रहा है। पृथ्वी की, जैसे पृथ्वी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, जब घूम रही है तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लोन का नियम कार्य कर रहा है। तो उसकी घूर्णन गति से पौने अपनी दशा बदल ले रही हैं और अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी। यहाँ पे ये मुड़ जाएंगी तो ये आके यहाँ पे हिंद महासागर में हाई प्रेशर बना रही हैं और यहाँ से ये फिर निकल जा रही हैं और यहाँ जा रही हैं। यहाँ पे क्या कर रही हैं, यहाँ पे संघनित होके कहाँ, पर्वत के सहारे, पर्वतों के सहारे ये जो है हिमालय पर्वत के सहारे ऊपर चढ़ जाएंगी। जब ये यहाँ पहुँचेंगी तो हिमालय पर्वत के सहारे ऊपर चढ़ेंगी और यहाँ पे संघनित होके, चूँकि संघनित होके क्या करेंगी, वर्षा करेंगी। यहाँ से ये जब मुड़ रही है तो इसकी दो शाखाएं बन, एक शाखा अरब सागर की मानसून बन जा रही है, दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ हो जा रही है। दो शाखाओं में ये बट जा रही है और यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे पर्वतों के, हिमालय पर्वत के सहारे ऊपर उठ के, और जब ऊपर चढ़ेंगी तो हवा ठंडी हो जाएगी। जब, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे ऊपरी अक्षांश में, तो क्या होगा कि निचले अक्षांश की अपेक्षा ऊपरी अक्षांश में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो वो क्या होगा, वहाँ पे हवाएं ठंडी होने लगेंगी। ठंडी होने लगेंगी तो वो क्या करेंगी, संघनित होने लगेंगी। ताप, अत्यधिक ताप और के कारण जब ऊपर जा रही है, पर्वतों के सहारे चढ़ रही है, तो वहाँ ठंडा होने के कारण ये हवा में उपस्थित नमी जो है वो वाष्प रूप में हो जाएंगी और संघनित होकर वर्षा कर देंगी, वर्षा के बूंद के रूप में बरस पड़ेंगी। अब ये हुआ आपका तापीय सिद्धांत। ताप के आधार पे फ्लोन का नियम यहाँ आया आपका, कोरियालिस बल, और ये जाके वहाँ पे वर्षा कर रही है। मैंने आपको बताया स्थान गर्म, लो प्रेशर बन रहा है राजस्थान में, हाई प्रेशर बन रहा है आपका हिंद महासागर के आसपास। अब क्या हुआ, अब आता है अगला जो है इनका नियम, विषुवत पछुआ हवा का सिद्धांत, जो मैंने आपको बताया इसको, विषुवत पछुआ हवा का सिद्धांत। यह सिद्धांत ब्रिटिश भूगोलवेत्ता फ्लोन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तापीय सिद्धांत और फ्लोन का सिद्धांत दोनों मैंने आपको इसमें समझा दिया। ताप के आधार पे निम्न वायुदाब बन रहा है, उच्च वायुदाब बन रहा है सूर्य के उत्तरायण होने से, सूर्य के दक्षिणायन होने से। उसके बाद जब ये दक्षिणी पश्चिमी पछुआ हवा सिद्धांत, जब पछुआ हवाएं, व्यापारिक हवाएं, दक्षिणी पूर्वी हवाएं जब ये जा रही हैं, यहाँ से मुड़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या नियम काम कर रहा है, पछुआ हवा बन जा रही है, फ्लोन का नियम काम कर रहा है, जो कोरियालिस बल कार्य कर रहा है। तो दोनों सिद्धांत इसमें आ गया। अब आता है आधुनिक सिद्धांत। ये थी व्यापारिक हवाएं, ये थी मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, यहाँ पे सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से कैसे उत्पत्ति होती है। अब सेम यही होता है लौटते मानसून से। ये तो मानसून की उत्पत्ति हुई, लौटते मानसून से भी ये थी लौटते मानसून से पछुआ जेट स्ट्रीम जहाँ पे कार्य करता है, उत्तरी पूर्वी मानसून। अब सेम वही हवाएं जो ऊपर जाके वर्षा कर रही, हिमालय पर्वत से टकरा के, फिर वो मानसून लौट रही हैं, वो मानसून लौट रही हैं और यहाँ पे टीएम इन के अनुसार मानसून की उत्पत्ति पर ऊपरी वायुमंडल की दशाओं का प्रभाव पड़ता है। मानसून की उत्पत्ति के लिए सतह के निकट निम्न दाब के अलावा ऊपरी वायुमंडल में भी जो है निम्न दाब का होना आवश्यक है। अब यहाँ पे जेट स्ट्रीम प्रभावित हो रहा है और उपोष्ण जेट स्ट्रीम विस्थापित होकर हिमालय के उत्तर में चला जाता है और इस उपोष्ण जेट स्ट्रीम के स्थान पे उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर प्रवाहित होने लगती है। अब ये शीतकालीन वर्षा हो गई। शीतकालीन वर्षा में ये पछुआ हवाएं आ रही हैं और यहाँ से मुड़ जा रही हैं और उत्तरी पूर्वी हवाएं बन के
ये लौटते हुए मानसून के रूप में तमिलनाडु के तट पे वर्षा करती हैं। जब सूर्य फिर दक्षिणायन की स्थिति में होता है, कहने का तात्पर्य होता है कि जब वो तो उत्तरायण की स्थिति में था, जब राजस्थान के इलाकों में न्यून वायुदाब बन रहा था, निम्न वायुदाब बन रहा था और विषुवत रेखा के जैसे उत्तर उत्तर खिसक रहा था, वैसे तापी विषुवत रेखी पेटी भी खिसक रही थी उत्तर की तरफ। और सेम स्थिति होती है जब सूर्य दक्षिणायन होता है। जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास, चूँकि ऑस्ट्रेलिया विषुवत रेखा के मकर रेखा के पास स्थित है, तो मकर रेखा के पास क्या होगा, वहाँ पे ताप अधिक होगा। जब वहाँ पे ताप होगा, दक्षिणायन की स्थिति होगी, तो अत्यधिक ताप मकर रेखा के पास होगा। तो कर्क रेखा के पास जो है उच्च वायुदाब बनेगा। जहाँ पे भारत की स्थिति है, कर्क रेखा के पास यहाँ पे उच्च वायुदाब बनेगा। और यहाँ विषुवत रेखा के नीचे इसकी दक्षिणायन स्थिति है सूर्य की, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यून वायुदाब बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ताप अधिक है, और जहाँ पे ताप अधिक होगा, सूर्य की स्थिति दक्षिणायन है, तो वो मकर रेखा पे उसका अत्यधिक ताप है, उसकी सीधी किरणें मकर रेखा पे पड़ रही हैं। तो मकर रेखा के आसपास, ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक ताप होगा। जब वहाँ पे अधिक ताप होगा तो वहाँ पे न्यून वायुदाब बनेगा, और न्यून वायुदाब बनेगा तो हवाओं का स्वभाव क्या है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आना। अब यहाँ पे उच्च वायुदाब बन रहा है क्योंकि इसकी अपेक्षा, दक्षिणायन की अपेक्षा ये जो है क्षेत्र ठंडा है, क्योंकि सूर्य की स्थिति दक्षिणायन है। अब यहाँ से पछुआ जैसे स्ट्रीम काम कर रहा है। अब ये हवाएं यहाँ से आ रही हैं, भूमध्य सागर से उठ रही हैं। ये भूमध्य सागर से उठेंगी और जो अपने में थोड़ी बहुत नमी लिए रहती हैं, नमी उनकी यहाँ पे उष्णता धारण करती हैं, और यहाँ से लौटते हुए मानसून यहाँ से फिर उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में लौट के चली जाती हैं, और लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। जैसे पूछता है क्वेश्चन कि लौटते मानसून से किन क्षेत्रों में वर्षा होती है, तो लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के क्षेत्रों में वर्षा होती है। अब इस वर्षा को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे जो है बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। आसाम में इस वर्षा को मानसूनी वर्षा जिसको कहते हैं, मानसूनी वर्षा को आसाम में चाय वर्षा के नाम से जानते हैं, और कर्नाटक में चेरी ब्लासम के नाम से जानते हैं, चेरी ब्लासम या काफ़ी वर्षा, क्योंकि ये फसलों पर आधारित इनका नाम रखा गया है। ये चाय वर्षा, आसाम में चाय अत्यधिक होता है तो यहाँ पे जो है चाय वर्षा कहा जाता है, और आम्र वर्षा कहते हैं केरला में, और नार्वेस्टर पूर्वी भारत में, ये छोटा नागपुर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इसे नार्वेस्टर नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने आपको बताया। और एक चीज़ कि जब ये हवाएं अरब सागरी हवाएं ये यहाँ भी वर्षा करती हैं। ये हमारा है पश्चिमी तट, यहाँ वर्षा करती हैं और यहाँ पे वर्षा करेंगी, और इस पूर्वी तट पे इसके जस्ट पश्चिमी घाट के पूरब साइड, पश्चिमी घाट के पूरब साइड इनका वृष्ट छाया प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पे ये वर्षा नहीं करेंगी और यहीं से करके निकल जाती हैं। तो ये था सूर्य जलवायु, मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई, और मानसून कैसे बनता है, और किन मानसूनी हवाओं के द्वारा भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, और किस मानसून के द्वारा कैसे ये हवाएं, सारा खेल हवाओं का है। हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, और जब वो अपने में नमी धारण करती हैं, क्योंकि 6 महीने स्थल से समीर की ओर, स्थल से जल की ओर चलती हैं हवाएं, और 6 महीने जल से स्थल की ओर चलती हैं, जिससे कि सारे ऋतु परिवर्तन से लेकर सारी चीज़ें संपन्न होती हैं। इसमें हेली महोदय का नियम, फ्लोन महोदय का नियम मैंने आपको बताया, और इसमें अल नीनो भी काम करता है, जेट स्ट्रीम भी कार्य करता है। अल नीनो का मानना था, अल नीनो का सिद्धांत दिया था गिलबर्ट वाकर ने। अल नीनो एक धारा है, अल नीनो ला नीना जिसको कहते हैं, जो कि हिंद महासागर पेरू के तट पे उत्पन्न होती है। अल नीनो ला नीना, ये जब इनका आविर्भाव होता है तो या तो बाढ़ आता है या तो सूखा पड़ता है।
तो इस सिद्धांत को गिलबर्ट वाकर महोदय ने दिया था मानसून से संबंधित जो है। इस सिद्धांत में यह माना गया था कि समुद्री सतह के तापमान का प्रभाव वायुदाब एवं हवाओं पर पड़ता है एवं यह सिद्धांत कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के सतह के जल के तापमान के अध्ययन पर आधारित है। हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के सतह के जल के तापमान पर आधारित है। गिलबर्ट वाकर ने बताया कि जब हिंद महासागर में एवं प्रशांत महासागर के ऊपर वायु दाब में सीसा प्रतिरूप पाया जाता है, जब प्रशांत महासागर के ऊपर वायुदाब उच्च होता है तो हिंद महासागर के ऊपर वायुदाब निम्न होता है एवं यह स्थिति भारतीय मानसून के लिए अनुकूल होती है और इस प्रक्रिया को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। और यह दक्षिणी दोलन का काल 2 वर्ष से 5 साल तक होता है। ये अल नीनो धारा पेरू के तट पे इसको जो है जीवनदायिनी धारा कहते हैं और जो है इसे समुद्री बच्चे के नाम से भी कहा जाता है। और दक्षिणी दोलन को वाकर चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इंडोनेशिया के ऊपर उठती वायु 2 वाकर चक्रों का निर्माण करती है। प्रथम वाकर चक्र में अंतर्गत इंडोनेशिया से ऊपर उठती हुई वायु ठंडी होकर मध्य पूर्वी पाकिस्तान एवं उत्तर पश्चिम भारत से नीचे उतरती हैं और इसी प्रकार दूसरा चक्र इंडोनेशिया एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के बीच बनता है। इंडोनेशिया के ऊपर उठकर वायु पूर्वी प्रशांत महासागर के नीचे उतरती हैं, जहां प्रथम चक्र का कमज़ोर होना मानसून के अनुकूल होता है। वहीं दूसरे चक्र का कमज़ोर होना भारतीय मानसून के लिए प्रतिकूल होता है। वास्तव में इंडोनेशिया गर्म एवं पूर्वी प्रशांत महासागर ठंडा वाकर चक्र को चालक बल प्रदान करता है। इस चक्र के कमज़ोर होने का कारण अल नीनो धाराएँ हैं। इस धारा की उत्पत्ति का अंतराल 2 से 5 वर्ष तक होता है। यह जलधारा पेरू के तट के निकट उत्पन्न होती है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अल नीनो जलधारा कहाँ उत्पन्न होती है तो पेरू के तट के निकट यह उत्पन्न होती है और 3 डिग्री से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य यह प्रवाहित होती है। इसकी उत्पत्ति का संबंध विषुवत रेखी क्षेत्र में होने वाले वायुभार में परिवर्तन से है। ऐसी स्थिति में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कमज़ोर होने से प्रशांत महासागर की दक्षिणी विषुवतीय जलधारा भी कमज़ोर हो जाती है एवं इस जलधारा के विपरीत दिशा में अल नीनो जलधारा प्रवाहित होने लगती है। इस जलधारा की उत्पत्ति के साथ ही पेरू के तट के निकट ठंडे जल का ऊपर की ओर जो है उठना बंद हो जाता है। इस प्रकार गर्म अल नीनो जलधारा के कारण प्रशांत महासागर में एक बृहद निम्न भार का निर्माण हो जाता है एवं यहाँ से हवाएं ऊपर उठकर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के से नीचे गिरने लगती हैं एवं ऋणात्मक होने लगती हैं। इसे प्रशांत महासागर का वार्म फेज कहा जाता है। यह भारतीय मानसून के लिए प्रतिकूल परिस्थिति है। दक्षिणी दोलन सूचक के ऋणात्मक पहलू से अल नीनो का संयोग L2 कहलाता है। इस प्रकार से भारतीय मानसून मैंने आपको बताया कि भारतीय मानसून कैसे है और इसकी उत्पत्ति 2 रूपों में होती है। पछुआ जेट स्ट्रीम, उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।